गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिव्यनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज चौक बाजार महाराजगंज अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 साल पेपर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। परीक्षा छात्राओं, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपके विद्यालय का स्टेटस मैंने लगाया है और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं विद्यालय में संचालित हो रही हैं और आपने सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का पेपर दिया, तो मैंने सोचा कि आपके सम्मुख अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान का साल पेपर लेकर मैं अपने ऑनलाइन माध्यम द्वारा आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और ऑनलाइन वीडियो द्वारा आज मैं आपके सम्मुख ये वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। चूँकि प्रश्न पत्र लंबा है, इसलिए शॉर्ट में मैंने इसको समझाने का प्रयास किया हूँ। इसका नोट्स भी आपको भेज रहा हूँ। यदि आप इसको समझेंगे, जहाँ कहीं भी असुविधा होगी तो आप कमेंट के माध्यम से या क्लास में आप उक्त समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय न गंवाकर। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 समय 3 घंटे, कक्षा 10 पूर्णांक 70। ये जो परीक्षा 70 अंक की है और 30 अंक का आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा, तो इसलिए 70 + 30 बराबर 100 का पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन ये जो पेपर जिसको आप दिए हैं पूर्णांक, इसका है 70 अंक का। सामाजिक विज्ञान खंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि प्रश्न जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसका वो आपने दिया है और हमें उम्मीद है कि आपने बेहतर परीक्षा दिया होगा। इसे आप ज़रूर टैली कीजिएगा। जहाँ कहीं भी आपको कमी होगी, इसको आप इसे सीखने का प्रयास कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 अंक का है। उसमें पहला जो पॉइंट है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। दूसरा पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या हुआ कि यानी कि विनय पूर्वक हम क्या करेंगे, आपकी आदेशों का, आपकी जो आज्ञा है उसको हम नहीं मानेंगे। किसकी? यानी कि ब्रिटिश सरकार की। तीसरा पॉइंट, सन 1930 ईस्वी में, दूसरा पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन था, जिसको सन 1930 ईस्वी में चलाया गया था। तीसरा पॉइंट, करो या मरो का नारा किसका था? तो आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जो उसमें पॉइंट थे, जो विकल्प थे, उसको हम टच नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको आंसर से रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। चौथा पॉइंट, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब है कि ऐसा देश जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो। तो आपने पढ़ा कि श्रीलंका सत्ता की साझेदारी वाले टॉपिक में श्रीलंका की जो बनावट थी वह एक द्वीपीय देश है। पांचवा पॉइंट, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम सन 1992 ईस्वी में हुई थी। छठा पॉइंट, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम कितनी चीज़ों पर निर्भर करता है? क्वेश्चन एक बार और सुनिएगा। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीज़ों पर निर्भर करता है? तो आपका आंसर होगा 3। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? 4 ऑब्जेक्टिव इसमें भी है। तो उसमें हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 8, यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो यूरोप में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ था। नौवां पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9, प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक कब हुई थी? तो सन 1872 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, भूमि एक संसाधन है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन
है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो आंसर क्या है? सन 1952 ईस्वी में, यानी कि 1952 ईस्वी में भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो उत्तर क्या होगा? जम्मू कश्मीर राज्य के चिनाब नदी पर सलाल बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है? तो बेल्जियम की राजधानी का नाम ब्रुसेल्स। हम लोगों ने सत्ता की साझेदारी में इसका अध्ययन किया। भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है? तो भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका है। आप भारत के मानचित्र में देखेंगे, बिल्कुल भारत से दक्षिणतम तमिलनाडु के सटे जो हिस्सा होता है वह श्रीलंका का है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है। 17, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता? नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? तो 25, वर्तमान समय में 25 ऐसे राज्य हैं जिसमें संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। यहाँ देश लिखा गया है, ये क्या है? इसको आप लोग संघीय शासन व्यवस्था पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों के बीच एक सामान्य विकार लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 19, लोगों के बीच एक सामान्य विकार लक्ष्य है। तो आपका आंसर क्या होगा? आय, इनकम। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं? भारत में कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है? तो आपका आंसर होगा 35%। प्यारे छात्रों, इसमें टाइप में 35 जो इसका आंसर है वो टाइप में मिस्टेक हुआ है, तो इसको आप लोग 35 जैसा कि आपके पेपर में दिया होगा तो 35% वाले विकल्प को आप सही कीजिएगा या उसको सही मानिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आगे हम बढ़ते हैं। खंड ख वर्णात्मक प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला पॉइंट, गांधी जी ने सत्याग्रह का अर्थ, गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का क्या अर्थ है बताइए। महात्मा गांधी जीवन के नैतिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देते रहे। गांधी दर्शन का आधार धर्म है, लेकिन गांधी जी ने धर्म को संकीर्ण दृष्टिकोण से न लेकर व्यापक अर्थों में लिया। उनके अनुसार सत्य, प्रेम, अहिंसा और नैतिक आचरण का ही दूसरा नाम धर्म है। धर्म का नैतिकता से घनिष्ठ संबंध है। गांधी जी के विचारों में एक सत्याग्रही वास्तव में धार्मिक है, वह नैतिकता का पालन करता है। यानी कि गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता कराने में जितने भी आंदोलन चलाए तो उनका एक ही उद्देश्य था, सत्य और अहिंसा। यानी कि हमको भारत को स्वतंत्र कराना है, लेकिन अहिंसा के दम पे, उसमें किसी प्रकार की हिंसा और खून खराबे के दम पे भारत को स्वतंत्र कराने के पक्षधर नहीं थे। और आपने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब गांधी जी ने चलाया था या जो भी सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, तो वह जैसे चौरी चौरा हत्याकांड के बाद वह आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो इस आधार पर गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत था क्या कि सत्य और अहिंसा पे ही भारत को स्वतंत्रता दिलाना उनका प्रमुख उद्देश्य था। 8वां करके क्वेश्चन आया है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए। परीक्षा छात्राओं, क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका आंसर काफ़ी लंबा है, मैंने शॉर्ट में ही बताने का प्रयास किया हूँ, बाकी आप लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया निम्न है। उसमें पहली जो अवस्था आती है कि 18वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक राज्यों जैसे प्रशिया, बावेरिया, सैक्सनी आदि में विभाजित था, इसलिए इसके आर्थिक विकास की गति भी बहुत धीमी थी। राष्ट्रीय चेतना के जागृत होने पर जर्मनी के विभिन्न राज्यों के लिए लोगों ने एकीकरण की मांग उठाना आरंभ कर दी और सन 1815 ईस्वी में जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रिया के साथ मिलाकर एक जर्मन महासंघ की स्थापना का प्रयास किया गया। फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाई गई जिसे संविधान बनाने का कार्य तक सौंपा गया, परंतु इस पार्लियामेंट को ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण
सफलता प्राप्त न हो सके। दूसरी अवस्था इसमें आती है कि इस क्रांति की असफलता के पश्चात जर्मनी के एकीकरण का कार्य लोकतंत्र के रूप में न होकर बिस्मार्क द्वारा सैन्य शक्ति एवं कूटनीति के सहारे किया जाने लगा। बिस्मार्क अपनी रक्त और लौ कि बिस्मार्क का प्रमुख सिद्धांत क्या था कि यदि हमको जर्मनी का एकीकरण करना है तो बिना रक्त और लौ की नीति के इसका एकीकरण संभव नहीं है, और इस आधार पे इन्होंने इस सिद्धांत को अपनाया और इस नीति द्वारा एकीकरण के कार्य को पूरा किया। सबसे पहले 1864 ईस्वी में बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया और डेनमार्क में एक युद्ध हुआ जिसमें प्रशिया की जीत हुई और उसे सेल्वेराइन का प्रदेश प्राप्त हुआ। तीसरी अवस्था सन 1866 ईस्वी में प्रशिया या जर्मनी का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय के पश्चात प्रशिया के साथ अनेक प्रदेश जैसे हैनोवर, होल्स्टीन, लग्जमबर्ग, कैसल तथा फ्रैंकफर्ट आदि आ मिले। जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया और इससे जर्मनी के एकीकरण का कार्य भी सरल हो गया। चौथा पॉइंट, अंत में सन 1870 ईस्वी में फ्रांस के साथ जर्मनी का एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस को पराजय का सामना करना पड़ा और उससे आल्सेस और लारेन के महत्वपूर्ण प्रदेश छिन गए। इन विजयों से प्रभावित होकर शेष बचे हुए जर्मन प्रदेश जैसे बवेरिया, वर्टमबर्ग, वेडन और दक्षिणी हैस भी जर्मन महासंघ के सम्मिलित हो गए और प्रशिया के शासक विलियम प्रथम को सन 1831 ईस्वी में संयुक्त जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। परीक्षा छात्राओं, अगला प्रश्न, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तो गठबंधन सरकार से तात्पर्य ऐसी सरकार से होता है जब किसी की एक राजनीतिक दल को आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होता है, यानी कि जब चुनाव होता है और उसमें किसी एक राजनीतिक दल को आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब एक से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं और बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसी सरकार को हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। इसमें अथवा करके भी क्वेश्चन दिया था, संघवाद क्या है? संघवाद सरकार का वह रूप जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3, एक विकसित देश की क्या विशेषताएं हैं? परीक्षा छात्राओं में उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो विकसित देश की जो विशेषता है, विकसित देश ऐसे देश को कहते हैं जहां पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, यानी कि अधिक है। देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जो जीडीपी है, ग्रॉस, जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का स्तर ऊंचा होता है, उच्च तकनीकी विकास होती है, लोगों का जीवन स्तर उच्च स्तर का होता है और देश की आधारभूत संरचना का विकास बहुत अच्छा होता है। ऐसे देश में गरीब जनसंख्या बहुत कम होती है, बेरोजगारी का स्तर भी कम होता है। तो ऐसे कैटेगरी में जो भी देश आते हैं उसको हम लोग विकसित देश कहते हैं और ये विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें अथवा करके भी क्वेश्चन आया था कि संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? तो वह क्षेत्र जिसे सरकार के साथ पंजीकृत किया जाता है एक संगठित क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में लोगों को सुनिश्चित काम मिलता है और रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित होती हैं। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उद्यमों, स्कूलों और अस्पतालों पर कई अधिनियम लागू होते हैं। इकाई के उचित पंजीकरण की आवश्यकता होने पर संगठित क्षेत्र में प्रवेश बहुत कठिन है। इस क्षेत्र को सरकार द्वारा विनियमित और कर लिया जाता है। परीक्षा छात्र, इसके बाद हम लोग दीर्घोत्तरी प्रश्न पे आते हैं और दीर्घोत्तरी प्रश्न में कम से कम आपके 300 शब्द के होने चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रवाद पर एक निबंध है। लिखिए परीक्षा छात्राओं, इसको हम पढ़ा नहीं रहे हैं, इस वीडियो से आप देख लीजिएगा, पीडीएफ भी मैं आपको भेजा हूँ, व्हाट्सएप भी आप नोट्स कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, असहयोग आंदोलन पे एक निबंध है। लिखिए, यानी कि भारत को आज़ाद कराए महात्मा गांधी द्वारा जो प्रमुख आंदोलन चलाए थे उसमें
प्रमुख आंदोलन था असहयोग आंदोलन, यानी कि एसे ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। रॉलेट एक्ट, जिसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील की संज्ञा दी गई, काला कानून जिसको कहा गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेजों की दमनकारी नीति के विरुद्ध में 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों, कॉलेजों का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार, सरकारी दरबारों का बहिष्कार तथा उत्सवों, उपाधियों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने पर बल दिया गया। गांधी जी के आह्वान पर लाखों देशभक्त आंदोलन में कूद पड़े। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। परीक्षा छात्राओं, इसके बाद इसको आप जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका अध्ययन कीजिएगा और इसकी तैयारी कर लीजिएगा कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी परीक्षा में आया भी है, तो इसको आप समझेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आएंगे। वनों के 4 लाभ का वर्णन कीजिए, यानी कि भारतीय वनों के 4 लाभ कौन कौन है। तो इसमें वनों से प्राप्त 4 लाभ निम्नलिखित है। पहला, लकड़ी की प्राप्ति, यानी कि वनों से हमें क्या होती है, लकड़ी की प्राप्ति होती है, बहुमूल्य कीमती लकड़ी की प्राप्ति होती है। दूसरा, उद्योगों को कच्चा माल, यानी कि हमारे वहाँ जो उद्योग हैं उनको रॉ मटेरियल की प्राप्ति भी वन से होती है। तीसरा पॉइंट, पशुओं के लिए चारा, जो हमारे मवेशी हैं, जो हमारे पशु हैं, उनके लिए सरलतापूर्वक चारा उपलब्ध हो जाता। और चौथा पॉइंट, वर्षा दर में वृद्धि, यानी कि वनों के कारण ही वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो इस आधार पर वनों का मानव जीवन में बड़ी भूमिका है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ परीक्षा छात्रा क्वेश्चन कटा है कि संघीय व्यवस्था क्या है। संघीय व्यवस्था पर एक निबंध लिखने के लिए आया है। इसमें प्रश्न कट गया है लेकिन इसका आंसर दिया गया है। इसको आप बढ़िया से इसका अध्ययन कीजिएगा। 7वां प्रश्न, 7वां पॉइंट जो था मानचित्र कार्य, और आपकी परीक्षा में 5 नंबर का इतिहास और नागरिक शास्त्र से और 5 नंबर का सेकेंड पेपर यानी कि भूगोल से इस प्रकार से 10 अंक का मानचित्र कार्य भी आया है और बोर्ड की परीक्षा में भी आपको आएगा, जिसमें परीक्षा छात्राओं एक प्रश्न 1 नंबर के होंगे, लेकिन आधा नंबर उसमें उस स्थान को लिखने पर होगा और आधा अंक उस आंसर को मानचित्र में सही स्थान पर दर्शाने पर होगा। तो इस आधार पे 5 + 5 यानी कि 10 अंक के मानचित्र कार्य आपको आएंगे और परीक्षा में भी, आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में भी ये आया है। परीक्षा छात्राओं, आगे हम बढ़ते हैं, समय कम है, समय अभाव कम है। पहला पॉइंट, वह स्थान जहाँ दांडी मार्च शुरू हुआ, तो उत्तर क्या होगा, अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम। इसको अभी हम मैप में भर के भी आपको दिखाएंगे। वह स्थान जहाँ प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ, तो प्रथम असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। तो आपको मैप में कलकत्ता को दर्शाना है, आगे मैं उसको बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट, वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित, ताजमहल कहाँ स्थित है, भारत के आगरा शहर में स्थित है, तो मैप में आपको आगरा को दर्शाना है। वह स्थान जहाँ 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लाहौर में हुआ, यानी कि पाकिस्तान में हुआ। चूँकि 1929 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए इस चीज़ को आप गंभीरतापूर्वक देखिएगा। और 5वां पॉइंट, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, तो गोरखपुर में हुआ। अब हम इसको मैप में भर कर आपको दिखाएंगे। पहला पॉइंट दिया है कि वह स्थान जहाँ दांडी मार्च शुरू हुआ, तो दांडी मार्च कहाँ हुआ, यानी कि अहमदाबाद स्थित। तो इसमें आप देखेंगे कि अहमदाबाद में पहला जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे भरने का प्रयास किया है, ये तो रहा आपका पहले का ए पॉइंट। तो इसे आप दर्शा देंगे पहला, और इसका आंसर आप उधर अलग लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, वह स्थान जहाँ प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ, तो कहाँ होता, कलकत्ता अधिवेशन में। तो दूसरा पॉइंट कहाँ है, ये बिल्कुल सुदूर क्षेत्र वाला जो हिस्सा है, यही आपका
क्या है, कलकत्ता है, तो मानचित्र में इसको आप दूसरे को यहाँ कलकत्ता से आप दिखाएंगे। दूसरा, तीसरा पॉइंट, वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित, ताजमहल कहाँ है कि आगरा में है, और आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो तीसरा वाला कॉलम जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, तीसरा कॉलम ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, इसको आप यहाँ टिक लगाइएगा। लगाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं लगाया तो लगाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4वां स्थान, जहाँ 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कहाँ हुआ था, यानी कि लाहौर में हुआ था, पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। तो लाहौर कहाँ है, आप यहाँ देखेंगे कि लाहौर आपका बिल्कुल सुदूर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का यह जो हिस्सा है यही आपका लाहौर है, A4। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, तो चौरी चौरा आपका कहाँ हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। और गोरखपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल सटे। क्वेश्चन ये 5वां पॉइंट है। ये तो रहा परीक्षा छात्राओं मैप का कार्य, मानचित्र का कार्य। और इसके बाद समय समापन हो रहा है। हमें उम्मीद है कि आप इसको बढ़िया से समझे होंगे। चूँकि समयाभाव कम रहा इसलिए हमने बड़ा जल्दीबाजी में इस वीडियो को पढ़ाया है। हमें उम्मीद है कि आप इसको गंभीरतापूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा। और नोट्स मैं PDF में भी आपको डाल दिया हूँ आपके ग्रुप में, या YouTube से उसको डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। इसी के साथ नए वीडियो के साथ दूसरे दिन फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।